हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट शुभेंद्र चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं इस सेशन के अंदर जहां पर हम लोग द हिंदू की कुछ ऐसी खबरें और एडिटोरियल के ऊपर चर्चा करेंगे जिन्हें पढ़कर निश्चित ही आप लोगों की प्रिपरेशन के अंदर आप लोगों को बेटर एज मिलेगी। बट उन सबके पहले आप लोग मेरे साथ मैं साथी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीडीएफ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे ये क्लास मेरे द्वारा पाथफाइंडर चैनल के ऊपर ली जाती है। कोशिश किया करो कि इस क्लास को आप प्रीमियर होते समय ही देखो। इसके अलावा दोस्तों आज हम लोग इन सारे टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एडिटोरियल के ऊपर बात करेंगे, फिर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आया क्योंकि नॉर्ड स्ट्रीम के अंदर 2 छेद पाए गए, मतलब 4 होल हो गए यहाँ पर। इसके अलावा इन सारी खबरों के ऊपर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडिटोरियल के ऊपर। एडिटोरियल के अंदर क्या खास है? चूज सेफ सरेंडर ओवर द इन्फेंट एबंडमेंट। देखो कई बार आपको खबर देखने को मिलती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपने देखा होगा कि यार किसी ने कचरे के डब्बे में फेंक दिया, या किसी बच्चे को मंदिर की जो चढ़ाव होते हैं, सीढ़ियां होती हैं, वहां पर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कई बार आपने मूवियों में देखा होगा, या तो अपने छोटे भाई बहन को चिढ़ाया होगा कि तेरे को तो कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे। तो वो जो चीज होती है इसे हम लोग कहते हैं अबेंडमेंट। ठीक है, पर ये अबेंडमेंट लगातार क्या बढ़ता हुआ क्यों दिख रहा है? क्योंकि लगभग 709 केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं जो अबेंडमेंट के हैं इन एनसीआरबी। मतलब बच्चे को जन्म होने के बाद में उनके माता पिता द्वारा छोड़ दिया जा रहा है, या तो कचरे के डब्बे में, या फिर मंदिर की दीवार पर, मंदिर की सीढ़ियों पर, या फिर कहीं और। ये अबेंडमेंट के केसेस जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं, और यहां पर क्रिमिनल केसेस होते हैं अगर पकड़ा जाते हैं माता पिता तो। वही दूसरी तरफ एक और चीज होती है, दैट इज सरेंडर। सरेंडर मतलब क्या कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बनी हुई है। वो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, अगर आप उस चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर जाकर अपने बच्चे को थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी कराने के बाद में उनको सारे जवाब देने पड़ते हैं, उसके बाद में आप सरेंडर करते हो, तो उससे फायदे बड़े होते हैं। पहला क्या कि उससे एक जो पेरेंट्स है उनको ये हो जाता है कि हमारे बच्चे का भविष्य सिक्योर है। मतलब अगर आप उसे कच्चे के डब्बे में फेंक रहे हो या फिर मंदिर की सीढ़ियों में फेंक रहे हो तो हो सकता है कि उसको कुछ चोट वोट लग जाए, पर अगर वहां पर आप सरेंडर करोगे तो वो चोट वोट लगने का डर नहीं है, साथ में कोई बीमारी पकड़ाने का डर नहीं है, साथ में क्या है कि उसका अडॉप्शन हो सकता है। मतलब दूसरे पेरेंट जो है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी उन पेरेंट्स को ढूंढेगी। तो वैसी चीजें जो है वो हो सकती हैं, पर उसके बावजूद भी हम लोगों को सरेंडर के केसेस ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है अडॉप्शन, हम लोगों को देखने को मिलता है अबेंडमेंट। जबकि सरेंडर करने के बाद में अडॉप्शन भी बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा मार्केट है। कई सारे पेरेंट्स जो हैं वो बाहर से आकर भी भारत के अंदर से बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। हालांकि उसके पीछे बहुत लंबी फॉर्मेलिटी होती है, क्योंकि हम लोग किसी को ऐसे ही बच्चे को अडॉप्ट करने नहीं दे सकते। हो सकता है कि वो बच्चे की बाद में ट्रैफिकिंग कर दे या कुछ कर दे। तो फॉरेनर जो लोग होते हैं वो ही भारत के अंदर आकर जो बच्चे हैं उन्हें अडॉप्ट करते हैं। इंडिया के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं जो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या तो मेल चाइल्ड को या फीमेल चाइल्ड को। और भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 26,734 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कहती हैं कि हम लोगों को बच्चे को अडॉप्ट करना है। हालांकि जो बच्चे अवेलेबल है फॉर द अडॉप्शन वो 2,430 है। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल इतने ही बच्चे अनाथ हैं, इसके अलावा और भी बच्चे अनाथ हैं। पर यहां पर ये जो बच्चे हैं इन्हें परमिशन दे दी गई है चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के द्वारा कि इन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है। दूसरे बच्चों को अभी तक परमिशन नहीं मिली है। तो इतने बच्चे अवेलेबल हैं, इतने सारे पेरेंट्स जो है वो भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को बच्चे की आवश्यकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अडॉप्शन के रेट को बढ़ाने के लिए सरेंडर को ज्यादा करवाना जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज, हम लोगों को क्या करना जरूरी है, जो बच्चे अनाथ है उनको परमिशन देना जरूरी है कि इन्हें अडॉप्ट किया जा सकता है, ताकि इन पेरेंट्स को वो बच्चे मिल सके और बच्चे को अपने पेरेंट्स मिल सके। साथ में जो पेरेंट्स होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं होती है अगर आपने सरेंडर किया है तो। अगर आपने अबंडन किया है तो आपके खिलाफ एफआईआर होने का डर जो है वो हमेशा बना रहता है। तो ये इश्यूज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। सवाल उठता है कि ये अबंडमेंट करते क्यों है? मतलब क्यों सीढ़ियों की दीवार क्यों मंदिरों की सीढ़ियों पर बच्चे को छोड़ के चले जाते हैं? कई बार होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कारण है, फर्स्ट। सेकेंड बहुत बड़ा कारण है कि दो आपस में रिलेशनशिप में लोग थे, लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में बच्चे का जन्म भी हो गया, पर उसके पहले पहले रिलेशनशिप टूट गया। जब रिलेशनशिप टूट गया तो फिर माता को लगता है कि नहीं, मैं तो बच्चे को नहीं अडॉप्ट कर पाऊंगी, मतलब इसको काम इसका जो निर्वाह है वो मैं नहीं कर पाऊंगी। पिता भी उसके निर्वाह के लिए काम जो है वो नहीं करता। ऐसी कंडीशन में
कई बार बच्चे को अबंडन कर दिया जाता है, कई बार फैमिली की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा कम होने के कारण अबंडन किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों में से एक पेरेंट ड्रग एडिक्ट या अल्कोहल एडिक्ट होने के कारण भी इस तरीके की चीजें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जब इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं तो उसके बाद में अबंडमेंट ज्यादा होता है, सरेंडर थोड़ा कम हो रहा है। अब सरेंडर जो है वो कम क्यों हो रहा है? क्योंकि पहली चीज के कई सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अभी शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है, और उनको बच्चे का जन्म हो गया। ऐसी कंडीशन में वो डरते हैं कि अगर हम लोग सरेंडर कराने गए तो सरेंडर कराने जाने पर ऐसा भी हो सकता है कि यार हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाए, और अगर हमारी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी तो हम लोग आइडेंटिटी को रिवील करना चाहते नहीं है, ऐसा उनका कहना रहता है, जिसके कारण से वो सरेंडर नहीं करते हैं, वो कहीं पे अबंडन कर जाते हैं। पर यहां पर नेमिंग शेमिंग ज्यादा होती है। जब सरेंडर होता है तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपका नाम जो है वो रिलीज नहीं किया जा सकता, मतलब यहां पर नाम रिलीज नहीं किया जाता, उसके बावजूद क्योंकि लॉ की जानकारी लोगों के पास में नहीं है, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है, इस कारण से सरेंडर नहीं करते हैं, अबंडन कर देते हैं। एक बड़ा कारण है कि कानून के बारे में जानकारी ना होना, अवेयरनेस ना होना, कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेनिफिशियल है ये पता ना होना, एक बहुत बड़ा कारण होता है कि सरेंडर जो है वो हम लोगों को ज्यादा देखने को नहीं मिलते और अबंडन के केसेस जो है वो हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। साथ में यहाँ पर इसी न्यूज के अंदर, मतलब इसी एडिटोरियल के अंदर ये भी कहा गया है कि भारत के अंदर अब मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट के तहत अनमेरिड महिला जो है वो, ऐसा नहीं है कि बच्चे को कंसीव करना जरूरी होता है, अनमेरिड महिला जो है वो अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। इवन सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट डिसीजन के अनुसार भी ये चीज की जा सकती है, क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021, इसके पहले तक क्या था कि मैरिड वुमन लिखा हुआ था कानून में कि कौन अबॉर्शन करा सकती है, एक मैरिड वुमन। उसके बाद में इसे चेंज कर दिया गया था ओनली टू द वुमन। अब कंफ्यूजन ये था कि वुमन का मतलब मैरिड है या अनमैरिड है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया कि मैरिड अनमैरिड दोनों अलाउ है। तो ऐसी कंडीशन में अनमैरिड महिला को अब बच्चे को कंसीव करने की बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, या फिर वो क्रिमिनल वो नहीं है कि आप अबॉर्शन करा रहे हो, मतलब महिला जो है वो अबॉर्शन भी करा सकती है। ठीक है, तो एक ये भी स्टेप देखने को मिल रहा है जिससे अबेंडमेंट जो है वो आने वाले समय में कम हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को देखने को मिल रहा है आफ्टर 2 ईयर बैक पूजो दुर्गा पूजा के बारे में। दुर्गा पूजा एक बड़ी इकोनॉमी, एक बड़ी अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर, पर ये पूरा एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, कि दुर्गा पूजा की वजह से किस तरीके से भारत की इकोनॉमी ग्रो करती है। हालांकि वो हर एक फेस्टिवल की वजह से होता है, ठीक है, जैसे दिवाली की वजह से भी होता है, दिवाली के समय भी इसी तरीके का एक एडिटोरियल आया था, क्योंकि सीधी सी बात है मार्केट के अंदर लोग जो है वो उतरते हैं जब भी त्योहार का समय होता है, और जब लोग मार्केट के अंदर उतरते हैं तो डिमांड क्रिएट करते हैं, अलग अलग चीजों की डिमांड होती है, जैसे गरबे के समय पे कपड़े का मार्केट, ठीक है, छोटे छोटे जो एमएसएमई सेक्टर है ना वो बहुत ग्रो करते हैं, क्योंकि आप जब कपड़े लेने जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है, पूजा के अंदर जो पूजा की सामग्री है वो लेने जाओगे तो कहाँ जाओगे, ठीक है, वो गरबे का डांडिया लेने जाओगे तो कहाँ जाओगे, ठीक है, तो वो जो एमएसएमई सेक्टर है उसकी ग्रोथ होती है ना, तो उसकी वजह से ओवरऑल जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। ठीक है, ये हर एक त्योहार के अंदर देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल दिवाली के अंदर अगर आप देखोगे तो दिए हैं, बाती है, वो घी वगैरह है, ये सारी चीजों की आवश्यकता लगती है ना, पटाखे कई सारे लोग फोड़ते हैं तो उनका भी, है ना, कपड़े कई सारे लोग लेते हैं, कई सारे लोग मिठाई लेते हैं, है ना, मिठाइयां आती हैं, तो उन सारी चीजों की वजह से मिठाइयों का मार्केट चलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिमांड क्रिएट होती है मार्केट में। जब डिमांड क्रिएट होती है तो उसकी वजह से मार्केट के अंदर कहीं प्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि कहीं पे कोई प्रोड्यूस कर रहा है और डिमांड नहीं है तो सामान कोड़ियों के दाम बिकेगा, ऐसी कंडीशन में आदमी प्रोडक्शन नहीं करता। पर अगर डिमांड होती है तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो डिमांड ड्रिवन है, अगर हम लोग मांग कर रहे हैं कि यार हम लोगों को ये चीज चाहिए, तो फिर जो प्रोड्यूसर है उसके पास में हमेशा पैसे हैं, बस वो इंतजार कर रहा है कि एक सही समय आए, एक सही समय आए जब मार्केट में डिमांड हो, और जो त्योहारों का समय होता है वो उनमें से एक समय होता है। इतना ही नहीं, कई सारे लोग जो होते हैं वो शॉपिंग करने के लिए इंतजार करते हैं कि यार अमेजोन के ऊपर बिग बिलियन डेज आ जाएंगे, या ये आ जाएगा या वो आ जाएगा, तो उस समय पे फिर वही चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। साथ में क्या होता है, इन्हीं त्योहारों के समय पे लोगों को बोनस मिलता है, तो पैसे आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ग्रोथ है वो बढ़ती हुई दिखाई देती है। इजी लोन पॉलिसी जो है वो लोन के अंदर शुरू हो जाती है कि कार के ऊपर आपको कम दामों में लोन दे देंगे, इसके ऊपर आपको कम दामों में लोन दे देंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। साथ में मुहूर्त अच्छा होता है, कई सारे लोग जो है वो बड़ा सामान कोई सा लेते हैं, जैसे कार वगैरह लेना है, तो वो देखते हैं कि अच्छा मुहूर्त
ठीक है, वो कब मिलता है? वो इन त्योहारों पे मिल जाता है, जिसके कारण से त्योहारों के अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि मार्केट के अंदर डिमांड बढ़ती है और ओवरऑल रूप से अर्थव्यवस्था बढ़ती है। इसी कारण से पिछले साल भारत सरकार ने ये किया था, मतलब आरबीआई के द्वारा ये किया गया था कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे उनको कहा गया था कि 10,000 रुपए तक आपको एडवांस निकाल सकते हो आप, और उसे आप अगले 10 साल के अंदर किस्तों के अंदर दे सकते हो, जिसके अंदर आपके ऊपर ब्याज दर जो है बिल्कुल मिनिमम लगेगा। ऐसा क्यों किया गया था? ताकि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके पास में पैसे आए, मार्केट में जाए, डिमांड क्रिएट करे। तो डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी है, अगर डिमांड बढ़ेगी तो अपने आप क्या होगा, यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रोडक्शन बढ़ेगा और ओवरऑल रूप से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। साथ में एक और फैक्ट नोट करने वाला है कि दुर्गा पूजा जो कोलकाता की है वो यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट के अंदर है ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, पिछले साल दिसंबर के अंदर ऐड कर दिया गया था। इसके अलावा बात करें टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या खास है, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, नॉर्ड स्ट्रीम से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी जो चीजें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की है उनके ऊपर कुछ असर पड़ता है, तो उसके ऊपर सवाल जो है वो जनरली देखने को मिलते हैं। जैसे सुएज कैनाल के ऊपर प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आ गया था 2 साल पहले, क्योंकि वहां पर जाके वो शिप अटक गई थी, इस कारण से उसके ऊपर सवाल आ गया था। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि ऐसी चीजें जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बार मेंस के एग्जाम्पल वगैरह के अंदर भी यूज आ जाती है। ठीक है, और साथ में ये भी कहा हुआ है, ये सीधी सी बात है कि ऐसे इंटरनेशनल इवेंट सिलेबस के अंदर, ऐसे इंटरनेशनल इवेंट जो डायरेक्टली इंडिया और इंडियन डायस्पोरा को इंपैक्ट करते हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब गैस के लिए कुछ हो रहा है, ऑयल के लिए कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर असर पड़ता है, केवल इंडिया के ऊपर ही क्यों, पूरे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर। और जब इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर असर पड़ता है अपने आप इंडिया पे पड़ने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नॉर्ड स्ट्रीम अगर आप देखोगे तो ये आपको गैस पाइपलाइन दिखेगी, ठीक है, जो रशिया से यूरोपियन यूनियन में जाती है, और रशिया से गैस जो है वो यूरोप के अंदर ट्रांसफर होती है। इसकी वजह से ये जब गैस पाइपलाइन देखोगे तो 2011 के अंदर इसे बनाया गया था, लगभग 77.1 बिलियन डॉलर की है, बहुत महंगी है। ठीक है, इसके अंदर से गैस जो है वो रशिया से यूरोप में आती है। पहले क्या होता था, 40% तक यूरोप की रिक्वायरमेंट जो है वो इस गैस पाइपलाइन से पूरी होती थी, मतलब रशिया से पूरी होती थी। अब ये लगभग 9% पे आ चुकी है, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर जो है वो शुरू हो चुका है, जिसके कारण से यूरोप के लोग जो है वो गैस कम ले रहे हैं, साथ में रशिया जो है वो गैस कम दे रहा है। यहां पर जो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है इस नॉर्ड स्ट्रीम की, वो है गाजप्रोम के पास में। ठीक है, इतना फैक्ट जो है वो थोड़ा सा याद रखना। अब हुआ क्या है, थोड़ी सी उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हालांकि गैस कम थी, पर उसके बावजूद भी गैस तो थी पाइपलाइन के अंदर। स्वीडन के आसपास वाले समुद्र के अंदर 2 जगह होल हो गए, और यहां पर डेनमार्क के पास वाले समुद्र में 2 जगह और होल हुए, जिसके कारण से डेनमार्क के द्वारा एक इमेज भी रिलीज कराई गई है, जिसके अंदर समुद्र के ऊपर इस तरीके के बबल्स बन रहे हैं। अब इसकी वजह से असर क्या होगा, देखो कि ये जो होल है ये कब तक ठीक होंगे, इसकी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है, मतलब पता नहीं लगा ना कि यार कब तक ठीक करेंगे, होल है बढ़िया है, पर कब तक ठीक होंगे नहीं पता। जब कब तक ठीक होंगे तो यहां पर नहीं पता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी कि यार मार्केट के अंदर यहां से गैस जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी, और कब तक नहीं हो पाएगी नहीं पता है, बहुत अनसर्टेन। ऑलरेडी रशिया यूक्रेन के वॉर के कारण पहले ही महंगाई जो है वो ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में यहां पर ये गैस पाइपलाइन के अंदर होल होने की वजह से यूरोपियन यूनियन में गैस की कमी होगी, जिसके कारण से गैस और पेट्रोलियम के दाम वापस से बढ़ने लगेंगे, एनर्जी के दाम बढ़ने लगेंगे, यूरोप में बढ़ने लगेंगे तो दूसरी जगह भी बढ़ने लगेंगे, तो महंगी गैस जो है वो मिलने लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से असर सारी चीजों के ऊपर होगा, क्योंकि गैस है ना साहब, गैस है जिसका प्रयोग सीएनजी के रूप में आएगा, जिसका प्रयोग ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आएगा, जिसका प्रयोग किसी और प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल के रूप में आएगा, ये सब चीजों के दाम बढ़ा देगा, तो ओवरऑल रूप से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। दूसरी चीज, यूरोप, जब मैं कह रहा हूं तो गर्मी लग गई क्या आपको, कह रहे बहुत गर्मी हो रही है, ठंड का मौसम समझ आ रहा है, और अभी मौसम ठंड का आने वाला है, यूरोप के अंदर भी ठंड आएगी, क्योंकि ओवरऑल रूप से सूरज जो है वो दक्षिण हेमिस्फीयर में जा रहा है, जिसके कारण से यहां पर जो है वो ठंड पड़ने वाली है। ठंड के समय पर यूरोप के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है ना, तो ऐसी कंडीशन के अंदर और भी दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ेगा। नॉट जस्ट दिस, यहां पर एक और चीज हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी कि जब समुद्र के अंदर होल हुआ है तो ये जो गैस है वो कहां निकल रही है, समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर निकल रही है, तो समुद्र के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है उसको डायरेक्टली असर करेगी। और गलती से यहां पर आग वाग लग गई
या ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो उसकी वजह से भारी मात्रा में पूरे यूरोप के ऊपर असर पड़ सकता है। डोंट जस्ट इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यहां पर ऐसा भी होगा कि जब ये जो गैस की पाइपलाइन है ये फटी है तो समुद्र के अंदर से बबल बाहर आ रहा है। सोचो, विचार करो, जब आप सोच पा रहे हो कि हाँ यार समुद्र के अंदर से बबल बाहर आ रहे हैं, तो आप फिर ये भी याद करो कि यार वो जो बबल है वो क्या करेंगे, गैस को कहां लेके जाएंगे, एटमॉस्फेयर। तो गैस जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होगी, मीथेन जैसी गैस रिलीज होगी, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होगी, तो एनवायरमेंट के ऊपर उसका डायरेक्ट असर जो है वो पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके अलावा फिर खबरों के ऊपर बात करते हैं, खबरों के अंदर क्या खास है। ठीक है, एक और टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, यहां पर देखो, आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी अभी कि 5G जो है उसको शुरू जो है वो भारत के अंदर कर दिया गया है। अब भारत के अंदर 5G जो है वो चलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भारत के अंदर 5G के टावर है ही नहीं इतने ज्यादा मात्रा में, मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है अभी 5G का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बनाना आवश्यक है। ऐसी कंडीशन के अंदर एक और चीज की जा रही है टेलीकॉम इंडस्ट्री के द्वारा कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग टावर्स, इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक और तरीके से दी जा सकती है। जैसे स्पेसएक्स वगैरह करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, जैसे धरती है, ठीक है, इसके ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यहां पर रहती है, इस सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट कनेक्शन दिया जाए। अब इससे असर क्या पड़ेगा, देखो ये धरती है, यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को देखना, तो ये लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो बड़े धरती के एरिया के ऊपर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकती है। वहीं अगर ये धरती है, इसके ऊपर मैं एक टावर खड़ा कर रहा हूं, तो ये केवल इतने एरिया के अंदर इंटरनेट जो है प्रोवाइड कर सकता है। मतलब एक बड़े एरिया के अंदर इंटरनेट प्रोवाइड हो जाएगा विद हाई स्पीड कनेक्टिविटी, एक तेज स्पीड से कनेक्टिविटी सैटेलाइट के जरिए आ सकती है। तो वो यहां पर एनालाइज किया गया है और भारत के अंदर वो डेवलप करने के लिए जियो, हग्स जैसी कंपनियां, टाटा बैंक, नेल्को, ये सारी कंपनियां जो है वो काम कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा बाकी पूरा वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की इतनी आवश्यकता है नहीं। इसके अलावा फिर बात करते हैं GS2 के अंदर क्या खास है। ठीक है, बस वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। PUCL रिपोर्ट क्लेम अब्यूज ऑफ UAPA 6 इट्स विड्रॉवल। देखो यार, रिसेंटली क्या हुआ कि PUCL के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई जिसके अंदर ये बताया गया कि UAPA जो है, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA का काफी ज्यादा मिसयूज हो रहा है। वो पहले भी कई सारी रिपोर्ट के अंदर हम लोगों को देखने को मिला है। कुछ फैक्ट है जो थोड़ा सा नोट कर लेना, जिसके अंदर आप लिख सकते हो कि अगर ऐसा कहीं पे पूछ ले सवाल के अंदर कि कानूनों का किस तरीके से मिसयूज किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसके अंदर ना ये चीजें जो है वो काम आ जाती हैं, फैक्ट जो है वो काम आ जाते हैं। तो एनसीआरबी की 2015 से 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के अंदर जो टोटल केसेस यूएपीए के अंदर आए, उसके अंदर 27.57% ही कन्विक्शन हुए। मतलब जितने केस आए उनमें से सही केस केवल 27.57% थे। इतना ही नहीं, आईपीसी के अंदर यही आंकड़ा 49.67% होता है। मतलब कम कन्विक्शन जो है वो यूएपीए के अंदर हो रहा है। नो जस्टिस, जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है यूएपीए के तहत, उनमें से जो कन्विक्शन हुए वो केवल 2.8% है। जिन लोगों को यूएपीए के तहत अरेस्ट किया गया है उनके अंदर से जो कन्विक्ट हुए हैं, यानी कि जो अपराधी घोषित हुए हैं, वो केवल 2.8% है। बाकी 97.2% बेगुनाह थे। इतना ही नहीं, यही आंकड़ा आईपीसी के अंदर 22.91 है। ठीक है, अब बात करते हैं यूएपीए क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट क्या है। देखो, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट एक्चुअली में 1967 के अंदर लाया गया था। ये जो एक्ट था ये अमेंड किया गया उसके बाद 2004 और 2008 के अंदर। 2008 के अंदर क्यों किया गया आप समझ ही पा रहे हो, ठीक है। और 2004 के अंदर भी इसीलिए किया गया क्योंकि आतंकवादी अटैक जो वो लगातार भारत के अंदर इस दशक के अंदर हो रहे थे और लोगों के अंदर डर का माहौल था। ऐसी कंडीशन के अंदर नेशनल सिक्योरिटी के लिए इन एक्ट को टाइट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी तक क्या था कि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो आतंकवादियों के ऊपर भी लगता था, पर यहां पर क्या होता था, एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जाता था। अभी तक एक ऑर्गेनाइजेशन को घोषित किया जाता था कि ये आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एक्शन ले लो, इस तरीके से। पर अब थोड़ी सी चीजें बदल जाएगी। 2019 के अंदर क्या हुआ, 2019 के अंदर इसी यूएपीए को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया, जिसके बाद में अब यूएपीए के तहत एक व्यक्ति को भी आतंकवादी जो है वो घोषित किया जा सकता है। और यहीं से सारी गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, क्योंकि टेररिस्ट क्या, टेररिस्ट कौन पता नहीं,
टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है इंटरनेशनल लेवल पे पता नहीं, तो इंडिया के कानून में क्या पता होगी। तो वो इंडिया के कानून के अंदर क्लियर नहीं है कि टेररिस्ट की डेफिनेशन क्या है, जिसके कारण से इसका मिसयूज होता है। तो पहली प्रॉब्लम तो डेफिनेशन वेग है, दूसरा इसका मिसयूज काफी हो रहा है, और जब मिसयूज हो रहा है उसका मतलब क्या, जो डाटा मैंने बताया वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। थर्ड थिंग कि इसका एक और इशू ये है कि इसके अंदर बेल इजीली नहीं मिलती है। जैसे किसी के ऊपर यूएपीए लगा, ठीक है, तो पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट के अंदर पुलिस ने ये कह दिया कि जो हम लोगों ने चार्ज लगाए हैं वो प्राइमा फेसी सही है। ऐसी कंडीशन के अंदर बेल जो है वो एक व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, ठीक है। साथ में स्टेट जो है वो अपनी पावर का ओवररीच करती है, ये क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि सरकार जो है वो कई बार यूएपीए का एक्ट का प्रयोग उन लोगों के खिलाफ करती है जो उन लोगों के उनके खिलाफ हो, ठीक है। बट अगर हम लोग यूएपीए देखें तो वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, मतलब ऐसे चीजों के खिलाफ जो अनलॉफुल है, ऐसी एक्टिविटी के खिलाफ जो अनलॉफुल है, ना कि अनगवर्नमेंट है। तो कई बार अनगवर्नमेंट चीजों के खिलाफ भी इनका यूज जो है वो कर दिया जाता है। बट उन सबके बावजूद यूएपीए की हम लोग को आवश्यकता है, इस कानून को रिपील नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी भारत के अंदर रखने के लिए इस तरीके के स्ट्रिंजेंट कानूनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। 2 मिनट। चलिए, इसके अलावा तेलंगाना ने स्वच्छ भारत स्वच्छ सुरक्षा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर टॉप किया है, ठीक है। अब स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो किसको मिलता है, क्या होता है ये, तो देखो यार, तेलंगाना ने पहले तो टॉप किया है ना। सेकंड नंबर पे कोई है तो वो हरियाणा है, फिर तमिलनाडु है बड़े राज्यों के अंदर। वहीं छोटे राज्यों यूनियन टेरिटरी के अंदर जिसने टॉप किया है वो अंडमान निकोबार, उसके बाद में दादर नागर हवेली दमन दीव, उसके बाद आता है फिर सिक्किम है, ठीक है। अब ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 का जो अवार्ड है वो अलग अलग राज्यों को क्यों दिया जाता है, ताकि राज्यों के अंदर और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर कंपटीशन रहे टॉप करने का। ऐसी कंडीशन के अंदर कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये आपको कीवर्ड आपके क्वेश्चंस के अंदर देखने को मिलेगा मेंस के, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। उसके अंदर आप इस शब्द का प्रयोग कर सकते हो कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करने के लिए ये सारे अवार्ड जो है वो निकाले जाते हैं, ताकि हर एक राज्य आपस में कंपटीशन में आए। कंपटीशन में आया तो ज्यादा ग्रोथ करे, जब ज्यादा ग्रोथ आगे कंपटीशन करेगा तो सोचो विचार करो कि पूरे देश के अंदर हर एक राज्य ये कोशिश कर रहा है कि यार हम लोग बेहतर करें, हम लोग बेहतर करें, तो हर एक राज्य बेहतर करेगा, ओवरऑल रूप से देश बेहतर करेगा, ठीक है। तो उसके लिए इन सारी रिपोर्ट्स का प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात करें स्वच्छ भारत अभियान मिशन के बारे में, तो 2014 के अंदर लॉन्च हुआ था। 11 करोड़ टॉयलेट इसके तहत बनाई गई थी। 60 करोड़ लोग जो हैं वो ओपन डिफेकेशन छोड़ चुके हैं, मतलब खुले के अंदर जो शौच है वो बंद हो चुकी है। 60 करोड़ लोगों के द्वारा ये छोड़ा जा चुका है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर सेकेंड फेज लॉन्च होता है 2020 के अंदर, जिसके बाद में ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस एरिया भारत के अंदर लगभग 6 लाख विलेजेस जो हैं वो ओपन डिफेकेशन फ्री प्लस जो है वो घोषित किए जा चुके हैं। साथ में यही स्वच्छ भारत मिशन जो है वो लोगों के अंदर एक जागरूकता क्रिएट करने के लिए, अभी तक क्या होता था, सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते थे और लोगों को कहा जाता था इसको फॉलो करो, पर यहां पर क्या किया गया, लोगों को अवेयर किया गया। लोगों को अवेयर किया गया कि अपने अंदर चीजों को ठीक करो, लोगों को अवेयर किया गया कि साफ सफाई रखो, लोगों को अवेयर किया गया कि जो सफाई है वो एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट है। इसके अंदर लोगों को अवेयर किया गया कि आपको टॉयलेट का प्रयोग करना है, लोगों को अवेयर किया गया कि आपको हाथ धोना है, लोगों को अवेयर किया गया कि आपको सैनिटेशन रखना है, लोगों को अवेयर किया गया कि गीला कचरा अलग रखना है, सूखा कचरा अलग रखना है। रोज गाड़ियां चलाई गई जिसके अंदर गाने बजाए गए कि गीला कचरा डाले हम गीले कूड़ेदान में और सूखा कचरा डाले हम सूखे कूड़ेदान में, ठीक है। इससे क्या होता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है। बार बार वही चीज सुनने की वजह से होता है कि हाँ ठीक है यार, हम लोगों को गीला कचरा गीले में डालना है, सूखा कचरा सूखे में डालना है, ठीक है। अगर 100 में से आप बोलोगे कि यार सब थोड़ी कर रहे हैं, चलो 100 में से अगर 50 लोग भी कर रहे हैं, ओवरऑल रूप से इंडिया का बेनिफिट है ना, सफाई हो तो रही है ना पहले के मुकाबले, तो वो चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा यूएई के द्वारा एक नया एनआरआई जो पॉलिसी, यूएई के द्वारा एक नई वीजा पॉलिसी जो है वो आई है, जिसकी वजह से भारत के एनआरआई को काफी ज्यादा फायदा हो सकता है।
अब जब गल्फ कंट्री की बात करता हूँ तो गल्फ कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा कुछ लोग जाते हैं तो वो केरलाइट्स हैं, तो केरला को यहाँ पर काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। हालांकि इसकी कोई बारीकी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से वीजा की पॉलिसी के अंदर चेंज हुआ है, क्योंकि यूएस की वीजा पॉलिसी नहीं है तो इंडिया के ऊपर इतना कोई असर इतना होता नहीं है, ठीक है। सो नॉट कवरिंग इट इन डिटेल। इसके अलावा यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये आपस में मिलिट्री टाइज को मजबूत करने वाले हैं। यहाँ पर आपको इंडिया नहीं दिख रहा, अगर इंडिया होता तो ये क्वाड हो जाता, ठीक है। यहाँ पर क्वाड के अंदर इंडिया के अलावा 3 और जो देश हैं, ये 3 देश आपस में कह रहे हैं कि हम लोग मिलिट्री कॉपरेशन करेंगे। इंडिया अभी मिलिट्री कॉपरेशन नहीं कर रहा, ठीक है, जिसकी वजह से क्वाड जो है वो मिलिट्री कॉपरेशन के ऊपर आगे नहीं बढ़ रहा है, एक्सेप्ट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, दैट इज मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। उसके अलावा ये लोग मिलिट्री कॉपरेशन के अंदर कुछ भी नहीं करते। मिलिट्री टाइज जो है वो इंडिया को छोड़ के बाकी 3 राज्य जो है वो आपस में मजबूत करेंगे, ठीक है। और ये क्यों करेंगे? चाइना, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उसको काउंटर करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा फिर देखते हैं जीएस3 के अंदर क्या खास है। 62% भारत के अंदर जो क्षेत्र है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण घर है, उनके अंदर टैप वाटर सिस्टम है। टैप वाटर सिस्टम मतलब क्या, वो जो नलका होता है ना, वो यहां पर अब देखने को मिल रहा है लगभग 62% ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। जिसके बाद में पुदुचेरी, गोवा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर 80% से ज्यादा ग्रामीण घरों के अंदर टैप वाटर सिस्टम है, यानी कि घर के अंदर नल की सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं को घर के बाहर जाके हैंडपंप चला के उनके अंदर से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर कुएं के अंदर से पानी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या फिर 20-20 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर दूर जाके नदियों से पानी निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। घर के अंदर से ही पानी मिल जाता है। टैप वाटर सिस्टम है, मोटर के जरिए पानी ऊपर चढ़ाया जाता है, साथ में उससे फिर पानी, नलके से पानी जो है वो यूज किया जाता है। खाली नलका नहीं है क्या, मतलब ऊपर टंकी नहीं है बस नलका है क्या, हाँ, इसके ऊपर तिलक लगा दो, वो तिलकधारी नलका नहीं है। नलके के अंदर पानी की अवेलेबिलिटी भी है, उस टाइप का नलका अवेलेबल है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से महिलाओं का काम जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे कई सारे ऐसे काम है महिलाओं के जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर है, पर वो इतने फ्रूटफुल नहीं है, उनका इतना यूज नहीं है ना। उसकी बजाय हम लोग उनको एक बेटर दूसरी चीज देंगे तो उनकी लाइफ ज्यादा सुधर जाएगी। जैसे लकड़ी काट के लाना, लकड़ी काट के लेके आ रही है और उसके बाद में उसे चूल्हे के अंदर लगा के उसे जला के उसके ऊपर खाना बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से उसकी भी हेल्थ खराब हो रही है, एनवायरमेंट भी खराब हो रहा है, साथ में मेहनत अलग लग रही है लकड़ी काट के लाने की। उसकी वजह क्या होगा, उसकी वजह ये है कि एलपीजी दे दो, जिसकी वजह से महिला का ओवरऑल घर के अंदर जो समय है वो बचेगा, जिसकी वजह से वो कुछ और प्रोडक्टिव काम कर सकती है। प्रोडक्टिव काम कर सकती है यानी कि खुद की कोई एमएसएमई चला सकती है, जैसे वो जने वगैरह का काम कर सकती हैं, है ना, घर की मदद कर सकती हैं किसी भी तरीके से पैसे कमा के, या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर सकती हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। वैसे ही पानी का भी होता है कई सारे, जैसे मतलब आप अपने मम्मी वगैरह से पूछोगे तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि हैंडपंप से पानी भर के आना पड़ता था, या फिर दूर कहीं नदी से पानी भर के आना पड़ता था, तालाब से पानी भर के आना पड़ता था। तो वो चीज ना हो और महिलाओं का काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो, उसके लिए नल जो है वो लगाया जाता है, ठीक है। और ये नल लगाया जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन जिसके अंदर मोटो है हर घर जल, ठीक है, हर घर जल, जिसका टारगेट है कि 2024 तक आते आते हर घर के अंदर, हर रूरल हाउस होल्ड के अंदर नल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। तो ये चीज यहां पर की गई। अब नल की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, पानी की अवेलेबिलिटी करानी है, तो भैया ऐसे थोड़ी करा देंगे। मतलब आप सोचो ना कि अगर 20-30 किलोमीटर दूर महिला जा रही है तो फिर वहां से पानी की अवेलेबिलिटी घर तक भी तो लाना पड़ेगी ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी नल से खाली नल लगा के छोड़ दिया कि लो भैया नल है ताली बजा, ऐसे थोड़ी करेंगे। यहां पर नल है तो उस नल के लिए टंकी में पानी चढ़ना चाहिए, मतलब वहां पर जो दूर तालाब था जहां से महिला पानी भर के ला रही थी, वो पाइपलाइन के जरिए पानी आना चाहिए, या फिर आसपास पानी की अवेलेबिलिटी करानी पड़ेगी, तभी तो वो पानी का काम आएगा, तभी तो वो नल यूज आएगा। ऐसी कंडीशन में पानी की अवेलेबिलिटी कैसे कराएंगे? तो जो ग्रे वाटर है उसे साफ करो, वाटर कंजर्वेशन करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जहां पर कम्युनिटी को जागरूक किया जाता है इन सारी चीजों के लिए, ठीक है, ताकि पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो हो, साथ में रिचार्ज और रीयूज ऑफ ग्रे वाटर, है ना। तो वाटर कंजर्वेशन के अंदर भी, या फिर वाटर स्कैरसिटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव है, उसके अंदर भी आप ये जल जीवन मिशन को ले सकते हो। जल जीवन मिशन केवल नल लगाने के लिए नहीं है, बल्कि पानी के रीयूज के लिए भी है, वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए भी है, ठीक है।
ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा जो है वो चलाया जाता है। एक जन आंदोलन कहा जाता है, एक जन आंदोलन है पानी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है दोस्तों, तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।